टेंथ इकोनॉमिक्स विकास अध्याय 1। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों के विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। विकास क्या है? वादा करता है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 की दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उससे तुम यही आशा कर सकती हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। व्यक्ति की श्रेणी: भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल के बच्चे, उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे नेता बन सकते हैं। पंजाब के समृद्ध किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थ मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, शहर की अमीर परिवार की एक लड़की। अपने भाई के जैसे आज़ादी मिलती है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है, वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार है? संभवतः नहीं। इसमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। वे चीज़ें चाहते हैं कि उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिन्हें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई यह पसंद न हो। इसकी तरह अधिक बिजली पाने के लिए ही उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकता है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। ऐसे कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह से दो बातें साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरों के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते। आय और अन्य लक्ष्य। अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात सामने पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम
बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग के से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकता है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। आपको अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह के विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है, अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज से ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर में बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। लीजिएगा राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनका राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आप इसके विषय पर चर्चा कीजिए। भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए? संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इस प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक के विषय पर आप स्वयं भी निश्चिंत हो गए होंगे। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबरी का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाएगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही का राह क्या होगा? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों का विचार करना है। आओ इन पर विचार करें। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखो। इस प्रकार के क्षेत्र विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस अखबार की रिपोर्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरोड़े पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना आदि इत्यादि शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मारे गए, 70 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्त के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया। किन लोगों को लाभ हुआ, किनको नहीं? इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? आपके गांव या शहर में, स्थानीय इलाके में विकास का लक्ष्य क्या होने चाहिए?
यदि विकास की धारणा में भिन्नता और परस्पर विरोध होता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो विभिन्न व्यक्तियों से तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। विभिन्न देशों के राज्यों की तुलना कैसे की जाए? आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों की विकसित और कुछ अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उसमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी को हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य की कक्षा में विद्यार्थियों को इस सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखकर उसके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषता चुनी जाए इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों की मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उसकी रचनात्मक या उसके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उसकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उनमें काम करने वाले देशों से अधिक विकसित किया जा सकता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद हो और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। इसे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के दूसरे लोगों से दूसरे देश के सबसे बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय की कुल जनसंख्या के भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने के लिए इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49 यानी 300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष है उससे कम, उससे निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिसके मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। औसत आय, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है परंतु इसके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के दो देशों और क और ख पर विचार करते हुए सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। दो देशों की तुलना, सबको ऐड करके इसका औसत आय निकल जाएगा और इसको 5 से भाग देने में उसका। क्या आप दोनों देशों के रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हम में से कुछ ही लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादा लोग देश क
कम में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, लेकिन देश क के लोग न तो बहुत अमीर है न हो बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आयु की तुलना के लिए उपयोगी, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों के किस प्रकार वितरित है। हमने कुर्सिया को बनाया था, उनका उपयोग करते हैं। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्ति के देश। गरीब विहीन तथा अमीर व्यक्ति देश। हमने कुर्सिया को बनाया तथा उसने ले लिया। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में सोचते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 तालिका चयनित की प्रति व्यक्ति आय है। हरियाणा में इतना, केरल, बिहार में इतना प्रति व्यक्ति आय, 18 से 19 के बीच में रुपया में। ये विशेषताएं क्या होती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। देख रहे हैं ना। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में इतना रुपये कमाता है, 2,36,147 रुपये, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो तालिका 1.4 में दिए गए हैं। तालिका 1.4 हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। शिशु मृत्यु दर 1000 पर होता है। हरियाणा में 30,000 में 7 और बिहार में 32 है। केरल में सबसे कम है। साक्षरता दर में 80 है हरियाणा, 96 केरल, 71 बिहार है। और निम्न उपस्थिति अनुपात 100 व्यक्ति, उच्चतम आयु तथा 14 वर्ष 67.54। आर्थिक सर्वेक्षण जो इतना के वॉल्यूम, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नमूनों सर्वेक्षण की रिपोर्ट संख्या। अंतरिम। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या कीजिए। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में मर जाने वाले बच्चों के अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति का अनुपात, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे तालिका 1.3 में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख और महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2018-19 के हैं। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की ही बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती।
समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 के अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपकी प्रारंभिक कक्षा लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों होता है? हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकताएं हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्य आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां के सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाकों के लिए समूह सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना है। आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्र में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा की नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। ये कुछ है, इन पर विचार करना है। चलिए, कार्यकलाप। ये पढ़ लेते हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित है, एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार BMI तालिका को देखें। विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी को BMI SD के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि 2 SD से अधिक है तो वह न्यून भरित है। इसके अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 से 8 माह है और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु 15 से 6 माह है को न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थी को जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है,
तो हम अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसा मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसा ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों की आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी प्रकाशित मानव विकास सूचकांक देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। वर्ष 2019 के आंकड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एसडीआई सूचकांक का क्रमांक 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश के समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश विश्व का इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 में यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वह भारत की आयु संभावित में पीछे नहीं है। एचडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों की स्वास्थ्य, उनके कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता। हमने विश्व को अपने पूर्वजों के उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब हमें इसे निम्न उदाहरण से समझने का प्रयत्न करना है। उदाहरण 1, भारत में भूमिगत जल। हाल ही के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने से गंभीर संकट है। 300 जिलों की सूचना मिली है, वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों के अतिरिक्त उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन की अति उपयोगिता कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य दक्षिण भारत में चट्टानी पहाड़ी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? भूमिगत जल का नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधे इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती हैं, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों के अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का पुनः धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती।
कभी कभी हमें ऐसे साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। नए स्रोत भंडार वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हम हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को देखिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़े को देखिए। क्षेत्र मध्य पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व भंडारण 1000 मिलियन बैटल। भंडारों में चलने वाली अवधि वर्षों में 70 वर्ष। इतना यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहा तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियाँ। यह भंडार केवल 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देशों में इसके आयात पर भी निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास भंडार तो कम है लेकिन वह इसे सैन्य और आर्थिक शक्तियों द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीय का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कुछ मूल विषय खड़े कर देता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं? पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा है। विकास की धारणीय तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र जिससे वैज्ञानिक अर्थशास्त्री दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर रहे हैं। विकास की प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तरों पर समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है।